Good morning, student. Today I am explaining chapter 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद 1857 और उसके बाद। ठीक है बेटा। अब जब ये है कि जब जनता बगावत करती है, यानी कि यहाँ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब किसी भी चीज़ के लिए जनता में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, यानी जब जनता ये समझ लेती है कि हाँ अब इनफ हो चुका है, अब हम इस चीज़ को मतलब हमारे बर्दाश्त से बाहर है, तो वो क्या करते हैं, जब वो जो एक्शन लिया जाता है उसको बोलते हैं विद्रोह करना। ठीक है, या बगावत करना, मतलब किसी चीज़ के खिलाफ कि भाई अब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी उस किसी के थ्रू चलाए गए किसी रूल्स को, किसी रिवॉल्यूशन को जब मना कर देते हैं, जिस किसी चीज़ को बिल्कुल ये कह देते हैं कि भाई हमें नहीं एक्सेप्ट करना है, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ बातें बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बगावत करना। और यहाँ पर हम बात करेंगे 1857 की लड़ाई जो हुई थी उसके बारे में, और उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में। ओके बेटा, तो यहाँ हम डिस्कस 1857 और उसके बाद की का जो उस समय का वो रहा, टाइमिंग पीरियड रहा, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। अच्छा, फर्स्टली आता है, देखिए इसमें ये नवाबों की छिनती सत्ता। देखिए आप इसमें देख भी सकते हैं कि नवाबों की छिनती सत्ता, नवाबों की छिनती सत्ता में है बेटा कि देखिए उस समय पर नवाबों को जब 1857 की बात अगर हम कर रहे हैं, तो उससे पहले का जो समय था वो नवाबों का, राजाओं का, इनका समय में रहा था। नवाब राजा क्या करते थे कि नवाब और राजा लोग एक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको वो उनके पास एक बड़ा ओहदा था, और वो उस ओहदे के मुताबिक ही जो और जनता थी, जो आम जनता थी, उसको वो जो है उसको गाइड करते थे। उनके साथ बिहेवियर उनका कैसा था, तो अगर हम उसमें चलें शॉर्टली कि जो बिहेवियर था वो कई नवाबों का तो बहुत अच्छा रहता था, लेकिन कुछ राजाओं का और नवाबों का बिहेवियर जो है बहुत गंदा होता चला गया। ठीक है, लेकिन वहां तक भी ठीक था, क्योंकि वो जो वो था बिहेवियर था वो वहां तक चल रहा था। लेकिन इसमें कुछ जगह जो है बेटा ऐसे रहे कि जिसे बोले हैं ना कि राजाओं और नवाबों की ताकत जो है जो उनके पास पूरी पावर थी कि वो कुछ भी कर सकते थे, नवाब और राजा भाई अपने यहाँ, तो वो उनकी पावर किसके आने पर छीन गई कि जब नवाब, वो जो हमारे यहाँ अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश जो यहाँ गए थे, उनके आने के बाद उनकी ताकत छीन गई, क्योंकि ब्रिटिश जो है धीरे धीरे अपना जो आगे का राजकाज था वो क्या करने लगे थे, वो देश में फैलाने लगे थे। अब आप लोग ये तो जानते ही हैं कि जो ब्रिटिश आए थे हमारे यहाँ, वो आए थे केवल एक व्यापार करने के पर्पज से, कि जी यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो धन संपदा है, जैसे काली मिर्च मसाले वगैरह जो हैं, तो उनको उनका व्यापार करने के पर्पज से केवल वो यहाँ आए थे। ठीक है, लेकिन अब वो व्यापार करते करते उन्हें यहाँ पे दिखाई दिया कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत सीधे और सरल लोग हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों न और यहाँ पर जो संपदा है, जो संपत्ति है, यहाँ की संपत्ति, जैसे मैंने आपको बताया कि मसाले वगैरह जो है जो कहीं और उतनी मात्रा में नहीं मिल रहे थे, और यहाँ पर उसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। सूती कपड़ा था उसकी यहाँ पर तादाद ज़्यादा थी, यहाँ पर लोग उसको बहुत अच्छे से और अच्छी क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन कर रहे थे। तो उन्होंने उसका मतलब एक, उन्हें तो पैर रखने की जगह चाहिए थी। जब उन्हें पैर रखने की जगह मिल गई, पैर रखने की जगह मिली उन्हें मैसूर में, तो मैसूर से फिर ये बढ़ता चला गया, फिर पूरे हमारे जो भारत देश है उसमें अंग्रेजों का जो शासन है वो फैलता चला गया। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर इसमें बताऊंगी कि नवाब की छिनती सत्ता, यानी कि नवाबों से कैसे, और नवाबों और राजाओं से सत्ता कैसे छीनी जाने लगी। एक एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है बेटा। उसके इस पर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको झांसी की रानी, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैं आपको झांसी की रानी के का ही एग्जाम्पल दूंगी। एक्चुअली झांसी की रानी बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि झांसी की रानी के पास जो है अपना पुत्र नहीं था। उनके अपने पुत्र की तो डेथ हो गई थी, उन्हें उसे मार दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था। दत्तक पुत्र बोलते हैं बेटा, जो कि एक वो होता है जिसको हम गोद लिया हुआ बेटा बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उस समय दत्तक पुत्र बोला जाता था। ठीक है, अब वो दत्तक पुत्र क्या था कि दत्तक पुत्र को गोद क्यों लेना पड़ा, रीजन क्या रहा, वो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने ये बोल दिया था, अंग्रेज धीरे धीरे अपना वर्चस्व फैला रहे थे पूरे भारत में, तो अंग्रेजों के दिमाग में जो भी
वो थी जहाँ का राजा कमजोर होता था, जहाँ का नवाब कमजोर होता था, उस जगह को वो अपने उसमें अपने अधीन कर लेते थे। तो अंग्रेजों ने जब ये देखा कि झांसी के जो राजा थे वो बहुत वीक पड़ रहे हैं, वो झांसी के राजा कि जो आपस में जो खानदान की जो दुश्मन थी बेटा, उसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन वीक पड़ते जा रहे थे, यानी कि उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था। जब आप इसको मैं डिटेल में कभी आपको बाद में बताऊंगी बेटा कि इसमें साथ क्यों नहीं दे रहा था, ये एक दो परिवारों की कहानी है उसके लिए, ठीक है। तो बस आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि उनके जो भाई थे, जो चचेरा भाई था, वो उनका साथ नहीं दे रहा था और वो उन्हें कुछ ना कुछ खाने में जो है वो उनको मिला करके, किस लोग बोलते हैं स्लो पॉइजन, वो देता रहा। तो जिससे उनका स्वास्थ्य कभी ठीक ही नहीं हुआ और ऐसे ही उनका जो बेटा रहा, ठीक है, झांसी की रानी का जो बेटा रहा और बाल गंगाधर जी का जो बेटा रहा, वो उसको भी स्लो पॉइजन दे करके छोटी ही अवस्था में, बाल्यावस्था में उसको भी मार दिया गया। अब उनके पास अब स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से झांसी के जो राजा थे बाल गंगाधर राव जी, उनका भी देहांत हो गया। अब बचा कौन, क्योंकि कोई वारिस बचा नहीं। अब अंग्रेजों ने उस समय ये नीति निकाल दी, ये एक ऑर्डर ने पास कर दिया कि जिसके पास पुत्र नहीं होगा, जिस राजा के पास अपना पुत्र नहीं होगा, उसकी जो संपत्ति है, उसका जो राज्य है, वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन काल में मिल जाएगा, ब्रिटिश शासन में। लेकिन झांसी की रानी को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके हस्बैंड भी ये नहीं चाहते थे। तो उन्होंने, हस्बैंड ने उनसे इस बात के लिए बोला था, और झांसी की रानी तो खुद में भी ये नहीं चाहती थी, वो तो हमेशा से अंग्रेजों के खिलाफ थी बचपन से ही। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी किसी को दूंगी नहीं। अब इस चीज के चलते हुए अंग्रेजों तो झांसी की रानी ने इस चीज का तोड़ निकाला कि भाई पुत्र है नहीं, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उन्होंने एक बेटा गोद ले लिया, ठीक है। अब उस बेटे को गोद ले, उन्होंने उसको अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन इस चीज को माना नहीं गया, अंग्रेजों ने नहीं माना और उनके जो है राज्य को अपने में मिलाने की जब पूरी कोशिश की, तो झांसी की रानी ने इस चीज को कह के नेगलेक्ट कर दिया कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी और मैं लास्ट मोमेंट तक लड़ूंगी। हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो झांसी की रानी है, उन्होंने लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो जिंदा रही, अपनी झांसी इनके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में आने नहीं दी, ब्रिटिश के हाथ में आने नहीं दी, और उन्होंने अपनी झांसी की रक्षा की। राइट। तो ये तो हमारा रहा। उसका फिर आगे आते हैं किसान और सिपाही, आगे का, ठीक है। अभी आगे की तरफ चलते हैं बेटा, जस्ट होल्ड बेटा। यस, अब आगे की तरफ आगे आपका ये देखिए, किसान और सिपाही। किसान और सिपाही बेटा हर किसी भी देश की दो ये हाथ होते हैं, क्योंकि किसान क्या करता है, किसान जो है अपने हाथों से हल चला करके देशवासियों को रोटी देता है, और सिपाही क्या करता है, सिपाही रक्षा करता है। अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में अगर ये दोनों चीजें नहीं रहती हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो कंट्री मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उस कंट्री का, उस देश को कोई संभाल नहीं सकता। क्योंकि मैंने जैसे भी आपसे बताया कि अभी हमारे मोदी जो है, चलिए इसमें मोदी जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, कि जो मोदी जी हैं इन्होंने भी देखिए ये चीज दी है कि किसान और सिपाही ये दोनों हमारे दो हाथ हैं। किसान रोटी नहीं कमाएगा और सिपाही अगर देश की रक्षा नहीं करेगा तो हर देश डूबता चला जाएगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है, किसान जो है कि कंपनी के तहत काम करने और भारतीय सिपाहियों की असंतोष की अपनी वजह थी, वे अपने वेतन और भत्तों के सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। देखिए, कंपनी हमारे जो सिपाही थे उनसे काम तो कराती थी, ठीक है बेटा, लेकिन वो उन्हें उतना पैसा नहीं देती थी जितना कि वो अपने अंग्रेज सैनिकों को देती थी। यानी कि अगर मैं आपको वो समझाऊं अपने शब्दों में, कि जो यहाँ के अच्छे काम करने, हमारे यहाँ के जो लोग थे वो मेहनत तो बहुत थे, मेहनत करते थे, मेहनती तो बहुत थे। तो जो हमारे यहाँ के लोग थे वो क्या करते थे कि वो काम तो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन उनकी जो सैलरी थी वो उनको कम दी जाती थी, उनको पेंशन, उनका भत्ता जो था वो कम था। और जो ब्रिटिश के लोग थे, जो ब्रिटिश के चाहे वो छोटा सिपाही क्यों ना था, उसके पेंशन, भत्ता, उसकी सैलरी उसकी हम हिंदुस्तानी से ज्यादा थी, जबकि वो काम कम करता था। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हमारे यहाँ के जो सिपाही थे वो क्षुब्ध रहने लगे, और उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई कि हम इन चीजों को नहीं करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट पेज, आ जाता है हमारा बेटा कि ये आपका सुधारों की प्रक्रिया। अब ये सुधारों की प्रक्रिया में देखिए, इसमें आपका आया
कि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना, मतलब अंग्रेज ये कहते थे कि जो हमारा भारत का समाज है वो जो है बहुत ज्यादा बेकार है, हम लोगों को कोई अकल नहीं है, हम लोग उठ ही नहीं सकते ऊपर। एक उसमें तो कहा भी गया है, एक आप इसी 8th क्लास में ही पढ़ेंगे बेटा, कि एक वहाँ की उसने राइटर ने कहा है कि जो यहाँ की जो पूरी लाइब्रेरी और वहाँ की एक लाइब्रेरी की किताब ब्रिटिश की, इनका कहना था कि इंडिया की पूरी लाइब्रेरी और ब्रिटिश लाइब्रेरी की केवल एक किताब बराबर हैं। तो वो लोग हम लोगों को क्या मानते थे कि हम लोग बिल्कुल क्या हैं, हम सेंसलेस हैं, हमें कोई अकल नहीं है, हम तहजीब वाले नहीं हैं, हमें उठना बैठना नहीं आता। ये उन लोगों की एक हमारे हमारे प्रति एक ऐसी धारणा बन गई थी, वो ऐसा सोचते थे। ठीक है बेटा, अब जो है इसके नेक्स्ट वाला जो वो है वो मैं आपको कल वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा बेटा। अभी ये वाली वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, गुड बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। ओके, गुड।